गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने उदारवादी सिद्धांत पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत को दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का जन्म प्लेटो और अरस्तु के दर्शन से हुआ। ये सिद्धांत मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वयं में पूर्ण संस्था है और व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य स्वयं में एक लक्ष्य है। अर्थात देखिए, दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक तो वो विचारधाराएं हैं जिन्होंने व्यक्ति को साध्य माना, और एक विचारधारा वो है जिसने कि व्यक्ति के स्थान पर राज्य को साध्य माना। तो आदर्शवादी विचारधारा या आदर्शवादी सिद्धांत ऐसा ही एक सिद्धांत है जिसमें कि राज्य को साध्य माना गया है। राज्य को अपने आप में एक पूर्ण संस्था माना गया है। तो आदर्शवादी सिद्धांत का जो मूल हम कहें तो वो ये है कि आदर्शवादी सिद्धांत ये मानते हैं कि राज्य अपने आप में साध्य है, और जब इन्होंने राज्य को साध्य माना अर्थात व्यक्ति एक साधन मात्र है, व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और राज्य एक बहुत ही प्राकृतिक, स्वाभाविक और अपने आप में पूर्ण संस्था है। विचारकों की दृष्टि से हम बात करें तो देखिए, प्लेटो का दर्शन अगर हम देखें या अरस्तु का दर्शन हम देखें तो वहाँ हमें आदर्शवादी सिद्धांत की झलक दिखाई देती है, लेकिन एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन हमें कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके आदि के दर्शन में दिखाई देता है। अर्थात कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके इसके मुख्य प्रतिपादक रहे। आदर्शवादी सिद्धांत के दो रूप हैं। एक तो है मध्यम मार्गी आदर्शवाद, जिसका प्रतिपादन किया था ग्रीन ने, और दूसरा है उग्र आदर्शवाद, जिसका प्रतिपादन किया मुख्य रूप से हीगल ने। तो आइए हम इन दोनों ही रूपों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं मध्यम मार्गी आदर्शवाद की। तो मध्यम मार्गी जो आदर्शवाद है ये दिया था ग्रीन ने। देखिए, ग्रीन एक ऐसा विचारक था जो कि चूंकि एक तरफ तो ग्रीन जो है वो ब्रिटेन का रहने वाला था, तो ग्रीन जो है वो ब्रिटेन के उदारवादी दर्शन से प्रभावित था, और दूसरा ग्रीन जो था वो हीगल के आदर्शवादी जो दर्शन है हीगल का, उग्र आदर्शवाद जो है वो उससे भी प्रभावित था। लेकिन चूंकि आदर्शवाद के साथ ग्रीन ने उदारवाद का भी समन्वय कर दिया है अपने दर्शन में, इसलिए ग्रीन का आदर्शवाद कहलाता है मध्यम मार्गी आदर्शवाद। अर्थात ग्रीन का जो आदर्शवाद है उसमें उदारवाद का भी सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो आइए हम इसके मुख्य सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्रीन का दर्शन है या जो मध्यम मार्गी आदर्शवाद है वो ये कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य संस्था है। हमने उदारवादी दर्शन पढ़ा था, और उदारवादी दर्शन में ये माना जाता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण व्यक्ति ने किया है, व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को बनाया है। लेकिन आदर्शवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। वो अरस्तु की इस बात में विश्वास करते हैं, जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और व्यक्ति स्वभाव से ही व्यक्ति राज्य में रहना चाहता है, समाज में रहना चाहता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज के बिना रह सकता है तो या तो वो पशु है या फिर देवता है। तो अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना, और उसी बात को आदर्शवादी सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। साथ ही वो राज्य को एक अनिवार्य संस्था भी मानता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो जो आदर्शवादी दर्शन है वो राज्य को एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था मानते हैं। इसी बारे में प्रोफेसर ग्रीन है, ग्रीन का ये कहना था, देखिए, कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। ग्रीन ने कहा कि मानव की जो चेतना है वो स्वतंत्रता चाहती है,
स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यानी कि व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसे चाहिए स्वतंत्रता। और जब स्वतंत्रता की बात हम करते हैं तो स्वतंत्रता के साथ ही जुड़े होते हैं अधिकार। और जब अधिकारों की बात आती है तो जब तक अधिकारों की रक्षा की कोई व्यवस्था ना हो तब तक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। तो अधिकारों की रक्षा जरूरी होती है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य जरूरी है। तो इस तरीके से ग्रीन ये कहते हैं कि भाई मानवीय आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्वतंत्रता, उसके साथ जुड़े हैं अधिकार और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है राज्य। अर्थात जो राज्य है वो मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित संस्था है। दूसरी बात, राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति नैतिक जीवन बिता सकता है। इसका कारण ये है कि राज्य ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिसमें रहकर व्यक्ति नैतिकता का पालन कर सकता है। तो इस दृष्टि से राज्य एक नैतिक संस्था है। नेक्स्ट है, व्यक्ति और राज्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर। आदर्शवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य में वही संबंध है जो संबंध शरीर और उसके अंगों में होता है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है। राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जिस तरीके से शरीर के अंग होते हैं, तो शरीर के अंगों को अगर शरीर से पृथक कर दिया जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से व्यक्तियों का जो महत्व है वो तभी तक है जब तक व्यक्ति राज्य से जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाए तो व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा। तो उनका ये मानना है कि भाई जो व्यक्ति और राज्य के हित, दोनों के हित एक ही हैं। इसीलिए उनका ये कहना है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन ग्रीन का ये कहना है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य में जो संबंध इन्होंने माना है वो इस तरह का माना है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों में होता है। नेक्स्ट है, राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व। देखिए, ग्रीन का ये कहना था कि राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ग्रीन का ये कहना था कि व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन भय के कारण नहीं करते, बल्कि वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ऐसा करते हैं। इसका कारण ये है कि ये माना आदर्शवादी दर्शन ये मानता है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों की सामान्य इच्छा पर आधारित होता है। और चूंकि राज्य व्यक्तियों की सामान्य इच्छा पर आधारित है, तो जब व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो स्वयं की सामान्य इच्छा से ऐसा करते हैं, वो किसी भय के कारण ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट है उग्र आदर्शवादी सिद्धांत। जो उग्र आदर्शवादी सिद्धांत है इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया था हीगल ने। हालांकि हीगल से पहले जो कांट थे, कांट ने भी उग्र आदर्शवाद का समर्थन किया है। और हीगल का एक बहुत ही फेमस उसका स्टेटमेंट है। हीगल ये कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतार है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कभी कोई त्रुटि नहीं करता। तो उग्र आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उन्होंने राज्य को ईश्वर के अवतार के समतुल्य माना है। ठीक है, अब इनके अनुसार देखते हैं हम कि राज्य क्या है। पहली चीज, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध प्राकृतिक होते हैं। इनका यह मानना है कि राज्य और व्यक्ति के बीच में प्राकृतिक संबंध है। व्यक्ति राज्य से अलग नहीं रह सकता है। व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व है उसका सर्वोत्तम रूप राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन। हीगल के अनुसार
राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उग्र आदर्शवाद में ये माना जाता है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का जो मतलब है वो ये है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करे। जब व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा तभी व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं ये? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि अ, उनका ये कहना है कि जो राज्य के कानून हैं वो एक तरीके से सामान्य इच्छा के प्रतीक हैं। तो राज्य के कानून कभी गलत नहीं हो सकते हैं, कभी न्याय के विरुद्ध नहीं हो सकते। तो जब व्यक्ति कानून का पालन करता है या जब व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है तो एक तरीके से वो जो श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, जो सामान्य इच्छा है, वो उन्हीं का पालन कर रहा है। अतः अगर व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन करेगा तो ही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो इनका ये मानना है कि स्वतंत्रता और राज्य के कानून ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक ही वस्तु के दो भाग है और व्यक्ति को तभी स्वतंत्रता प्राप्त होगी वास्तव में जब वो राज्य के कानूनों का पालन करेगा। नेक्स्ट है, राज्य नैतिकता का स्रोत है। देखिए, आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य स्वयं नैतिकता का स्रोत है। हीगल का ये मानना था कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये विचार राज्य ही कर सकता है। तो राज्य चूंकि व्यक्तियों को स्वार्थ के स्थान पर त्याग की भावना सिखाता है, व्यक्तियों को नैतिक बनाना सिखाता है, इसलिए राज्य स्वयं नैतिकता का स्रोत है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं। उग्र आदर्शवाद में ये माना जाता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में राज्य का विरोध नहीं कर सकता और व्यक्ति को राज्य की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसका कारण ये है कि राज्य की जो आज्ञाएं होती हैं वो सामान्य इच्छा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो राज्य का कोई कार्य कभी गलत नहीं हो सकता, कोई अनुचित नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में राज्य का विरोध नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, युद्ध वांछनीय है। हीगल का ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। हीगल ये कहते थे कि युद्ध वांछनीय है, युद्ध एक पुण्य कार्य है, क्योंकि हीगल का ये कथन है कि युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। तो हीगल ने युद्ध का समर्थन किया है और युद्ध को उन्होंने अनिवार्य माना है। उनका कहना है कि युद्ध के समय ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के किस राज्य में परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये हमें युद्ध के माध्यम से ही पता लग सकता है। तो हीगल ने युद्ध का समर्थन किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्य जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। तो पहले बात हम कर लेते हैं उग्र आदर्शवाद के अनुसार। उग्र आदर्शवाद जो हमने अभी पढ़ा, जिसका प्रतिपादन कांट ने किया, हीगल ने किया, उनके क्या विचार हैं राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में। पहली चीज़ वो कहते हैं, राज्य साध्य है, साधन नहीं है। आदर्शवाद में ये माना गया है कि राज्य एक साध्य है और राज्य का विकास करने के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनका ये मानना है कि व्यक्ति केवल साधन मात्र है और व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व। उग्र आदर्शवादी मानता है कि राज्य का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, राज्य का अपना एक अलग लक्ष्य है और राज्य का जो व्यक्तित्व है वो उसमें रहने वाले व्यक्तियों से उच्चतर है। राज्य केवल व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं है, बल्कि राज्य का जो अपना अस्तित्व है वो उसमें रहने वाले व्यक्तियों से अलग है और उनसे उच्चतर है।
इस संबंध में एक स्टेटमेंट है फिक्टे का। फिक्टे ने ये कहा था कि जिस तरीके से एक तेल चित्र तेल कणों का समूह नहीं है बल्कि उससे अधिक है, जिस तरह से एक पत्थर की मूर्ति केवल संगमरमर के कणों का समूह नहीं है, या हम कहें कि एक मनुष्य केवल उसके अंग रक्त धमनियों का समूह मात्र नहीं है बल्कि उससे अधिक है, उसी तरीके से एक जो देश है वो केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है बल्कि वो उससे अधिक है। नेक्स्ट है, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि मानता है। सामान्य इच्छा जिसके लिए माना जाता है कि समाज के सामान्य व्यक्तियों की सार्वजनिक हित से प्रेरित इच्छा सामान्य इच्छा होती है। तो आदर्शवादी सिद्धांत ये मानते हैं कि राज्य के सभी कार्य सामान्य इच्छा से प्रेरित होते हैं, सामान्य इच्छा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए राज्य का कोई भी कार्य कभी भी अनुचित नहीं होता, अनैतिकतापूर्ण नहीं होता और गलत नहीं होता। नेक्स्ट है, राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, मानवीय स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि स्वतंत्रता तभी व्यक्ति को मिल सकती है जब व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि जब व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है तो एक तरीके से वो सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो आदर्शवादी विचारक हैं वो विश्वास करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता में। और सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये होता है कि व्यक्ति को ऐसा वातावरण दिया जाए, ऐसी परिस्थितियां दी जाए जिसमें वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और इस तरह का जो वातावरण है, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो राज्य ही प्रदान कर सकता है। अतः जो वास्तविक स्वतंत्रता है व्यक्ति की वो तभी है जब व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करे। नेक्स्ट है, राज्य आंतरिक तथा बाहरी दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। देखिए, राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, अर्थात राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही है। और ये बाहरी दृष्टि से भी सर्वशक्तिमान है, अर्थात राज्य के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। देखिए, जो आदर्शवादी विचारक हैं वो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास नहीं करते। उनका ये मानना है कि अधिकारों को जन्म देने वाला राज्य ही है। जब राज्य नहीं था तो व्यक्तियों के पास कोई अधिकार भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि अधिकार वो बाहरी परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और ऐसे बाहरी परिस्थितियां राज्य ही उत्पन्न कर सकता है। अतः राज्य ही अधिकारों को जन्म देता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य और व्यक्ति में वैसा संबंध है जैसा संबंध शरीर के अंग और शरीर में होता है। तो जिस तरीके से अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, उसी तरीके से व्यक्ति और राज्य में भी कोई विरोध संभव नहीं है। जो व्यक्ति के हित है वही राज्य के हित है। अर्थात व्यक्ति और राज्य दोनों के हित सेम ही है। जिस कार्य में राज्य का हित है, जिसे राज्य अपना हित माने, वही व्यक्ति का हित है। अलग से व्यक्ति का अपना कोई हित नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य। ग्रीन, अभी हमने बात की कि जो ग्रीन है वो मध्यम मार्गी आदर्शवादी विचारक हैं। तो ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य का कर्तव्य ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके, किंतु राजनीतिक संस्था होते हुए भी
नैतिकता के विकास का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य शक्ति या बल प्रयोग के आधार पर कार्य करता है। राज्य केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है और उन्हें बनाए रखता है जिससे नैतिक कर्तव्यों का पालन सुगमता से किया जा सके। ग्रीन के अनुसार राज्य का कर्तव्य यह है कि सत् कर्तव्य के करने में व्यक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आए उन्हें बाधित करे और ऐसी आवश्यक परिस्थितियों की व्यवस्था करे तथा उन्हें स्थिर रखे जिनमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। देखिए, ग्रीन का ये मानना था कि राज्य का कार्य है व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना। अब यहाँ देखिए कि ग्रीन ये कह रहा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, बल्कि राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य ये है कि व्यक्ति जो नैतिक कर्तव्य कर रहा है, व्यक्ति जो नैतिक कार्य कर रहा है, उन कार्यों को करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को वो दूर करे और राज्य ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें व्यक्ति नैतिकता का विकास कर सके। तो ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य है व्यक्तियों का नैतिक विकास करवाना, न कि करना। राज्य नैतिक विकास नहीं करेगा, बल्कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास में सहायता पहुंचाएगा। और सहायता कैसे पहुंचाएगा? कि व्यक्ति का नैतिक विकास करने में जो बाधाएं आ रही हैं, राज्य उन बाधाओं को दूर करेगा और ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जिनमें व्यक्ति नैतिकता का विकास कर सके। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन निरंकुश राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करता। वह राज्य को बाहरी और आंतरिक दोनों ही दृष्टियों से सीमित मानता है। उग्र आदर्शवाद में हमने देखा कि जो उग्र आदर्शवाद है वो ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो राज्य की निरंकुशता असीमित है। लेकिन ग्रीन इसमें विश्वास नहीं करता। ग्रीन ने राज्य को बाहरी और आंतरिक दोनों ही दृष्टियों से उसकी निरंकुशता को सीमित माना है। नेक्स्ट, ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार के होने चाहिए। नकारात्मक दृष्टि से क्या? नकारात्मक दृष्टि से तो ये हो गया कि राज्य व्यक्ति को वो कार्य करने दे जो करने योग्य हैं, और इन कार्य को करने में जब वह बाधाओं के कारण असमर्थ हो तो उन बाधाओं को दूर करे। तो राज्य का पहला कार्य तो क्या है कि राज्य व्यक्ति को करने योग्य कार्य करने दे और उन कार्यों को करने में जो बाधा आती है वो उन बाधाओं को दूर करे। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका ये कहना है कि राज्य नैतिकता के विकास हेतु जहाँ सही समझे वहाँ हस्तक्षेप करे, यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग भी करे। ग्रीन का कहना है कि नैतिकता के विकास हेतु राज्य जहाँ चाहे वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। अर्थात अगर जैसे राज्य को, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करें तो अगर राज्य को ये लगता है कि जो व्यक्ति हैं वो अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, या शराब पी रहे हैं, या व्यक्ति स्वच्छ नहीं रह रहे हैं, तो अगर राज्य को लगे कि अच्छे नैतिक जीवन के लिए ये जरूरी है कि व्यक्तियों को इन कार्यों को करने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाए, तो राज्य यदि ऐसा चाहे तो राज्य ऐसा कर सकता है। तो इस तरह से ग्रीन ये कहता है कि नकारात्मक दृष्टिकोण से तो राज्य का कार्य ये है कि वो नैतिक जीवन के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करे, जैसे कि अज्ञानता दूर करे, भीख मंगापन दूर करे, शराबखोरी दूर करे। क्योंकि ग्रीन का ये मानना था कि व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली 3 प्रमुख बाधाएं हैं, एक तो अज्ञानता, एक शराबखोरी और एक भीख मंगापन। तो ग्रीन का कहना था कि ये जो बाधाएं हैं, राज्य इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे। साथ ही
सकारात्मक क्षेत्र में यदि राज्य को ये आवश्यक लगे तो इन कार्यों को करने के लिए राज्य बलपूर्वक बाध्य भी जनता को कर सकता है। तो ग्रीन का जो सिद्धांत है, ग्रीन समर्थन कर रहा है एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य का। तो यहाँ हमने ग्रीन और हीगल की बात की। एक मोटे रूप से अगर हम इनमें अंतर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हीगल का जो राज्य है वो एक निरंकुश राज्य है और हीगल ने किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया कि व्यक्ति राज्य का विरोध करे। लेकिन ग्रीन का ये कहना है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। दूसरी बात, ग्रीन जो है उसने युद्ध का समर्थन नहीं किया है, वो युद्ध विरोधी है, जबकि जो हीगल है उसने युद्ध का समर्थन किया है, उसने युद्ध को वांछनीय माना है। अब हम आलोचना की बात करें, आदर्शवादी दर्शन की आलोचनाएं। तो जैसा हमने देखा, यह राज्य को निरंकुश बना देता है। हमने देखा कि जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो राज्य को, जो स्पेशली जो उग्र आदर्शवादी सिद्धांत है उसमें राज्य को परमात्मा का अवतार माना गया है, राज्य को निरंकुश सत्ता दी गई है, राज्य को अपने आप में साध्य माना गया है। तो एक तरीके से उसने राज्य को निरंकुश बना दिया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक। आदर्शवादी दर्शन में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य की आज्ञाओं का पालन करना। तो एक तरीके से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अंत इसमें कर दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य साधन है, साध्य नहीं। आदर्शवादी दर्शन ये मानता है कि राज्य साध्य है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति साध्य है, राज्य केवल साधन मात्र है। यथार्थ और आदर्श इच्छा का अंतर अव्यावहारिक। देखिए, आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य जो है वो सामान्य इच्छा का प्रतिरूप है। सामान्य इच्छा अर्थात, सामान्य इच्छा का मतलब होता है कि जो रूसो का ये सामान्य इच्छा का कंसेप्ट है, ये इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा वो होती है जिसमें कि व्यक्ति व्यक्तिगत हित को देखता है, और आदर्श इच्छा वो इच्छा होती है जिसमें व्यक्ति सामाजिक हित देखता है। और सामान्य इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा होती है समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग। तो आलोचक ये कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा का कंसेप्ट है वही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में कोई अंतर नहीं होता। ये जो अंतर हम करते हैं कि एक यथार्थ इच्छा होती है, एक आदर्श इच्छा होती है, तो ये अंतर ही अव्यावहारिक है। नेक्स्ट है राज्य, सरकार, समाज, भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं। जो आदर्शवादी दर्शन है उसमें राज्य और समाज को या राज्य और सरकार को एक ही माना गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है और ये तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है प्रगति विरोधी और भयानक। जो आदर्शवादी अवधारणा है उसको प्रगति विरोधी भी माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो आदर्शवादी विचारक हैं उन्होंने ऐसी मुद्दों का समर्थन किया है जो कि प्रगति विरोधी लगते हैं, जैसे अरस्तु के द्वारा दास्ता का समर्थन करना, या हीगल ने जैसे कि युद्ध का समर्थन किया। तो इसीलिए आलोचना करते हुए हॉब्सन ने ये कहा था कि आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी आदर्शवादी दर्शन का अपना महत्व है, क्योंकि इसमें राज्य को एक स्वाभाविक प्राकृतिक संस्था माना गया है। राज्य और व्यक्ति में वही संबंध माने गए हैं जो शरीर के अंगों और शरीर के बीच में होता है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी आदर्शवादी दर्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन्यवाद।